वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेमपेक्स में। और फ्रेंड्स, ये मेरा राइट्स के ऊपर थर्ड पार्ट होगा और हमने अभी तक 16 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस ये सभी कवर करवा दिए हैं। ओके, तो आज राइट्स का हम थर्ड क्लास लेने वाले हैं और इसमें आप लोगों को राइट्स के सभी एस्पेक्टिव्स के बारे में मैं बताऊंगी एंड क्या क्या अदर फैक्ट्स हैं वो सभी जानेंगे, जो कि हमारे नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस एंड यूपी पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, तो क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी हमारे साथ लाइव जुड़ सके। ओके, तो चलिए फटाफट आज की क्लास को ज्वाइन कीजिए और शुरू करते हैं क्लास। आज हम लोग राइट्स का थर्ड पार्ट करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि जानने बहुत जरूरी हैं और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे से कराए हुए एक एक कॉन्सेप्ट की एक एक पार्ट को अगर देख लिया है ना लेक्चर के, तो आप लोगों को इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं ए टू जेड सब कुछ कवर कर रही हूँ, चाहे वो फैक्ट्स हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो। ओके, तो बहुत ध्यान से पढ़िए, एक्टिव रहिए क्लास में और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी देते रहिए। ओके, देखिए, इसके पहले की क्लासेस में हमने पढ़े थे क्या है थ्योरी ऑफ राइट्स एंड राइट का सिद्धांत कैसे आता है, एंड अलग अलग थिंकर्स जैसे लास्की, बेंथम, बार्कर, एडमंड बर्ग और जॉन लॉक, ये सभी क्या क्या व्यू रखते हैं थ्योरी ऑफ राइट्स के ऊपर, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, और कितनी तरह के कितने एरियाज हैं राइट्स के, ये सभी कवर कर चुके हैं। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स आप लोगों को राइट्स के हमारे पिछली वीडियोस में मिलेंगे, और सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग वहां पे क्लिक करके हमारी पिछली क्लासेस पर जा सकते हैं। ओके, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप लोग ये वीडियो तभी देखें जब आप लोगों ने पहले की क्लासेस को कवर कर रखा हो, तभी आप लोगों को ये बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो चलिए अब शुरू कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में। ठीक, देखिए, तो जो माइनॉरिटी क्लास है हर एक नेशन में होता है। ओके, तो जो बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं वो माइनॉरिटी जो क्लास है उसके कल्चरल और उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं या सिटीजनशिप के राइट्स हैं उनकी बात करते हैं। ठीक, और जो बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं, मल्टीकल्चरलिस्ट जो थिंकर्स हैं, उन्होंने लिबरलिस्ट जो आइडिया है उसको एक तरीके से मानने से इनकार कर दिया। भाई क्यों मानने से इनकार किया है? क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो पूरी तरीके से लिबरलिज्म दिखाई देता है, हर जगह पर दिखाई देता है। फिर भी इन मल्टीकल्चरलिस्ट आइडिया जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्यों मना कर दिया? तो इसका मेन रीजन ये यही बताते हैं कि जो लिबरलिस्ट थिंकर है ना, जो लिबरलिस्ट आइडिया है, वो सिर्फ सोसाइटी का जो मेजॉरिटी क्लास है उसकी बात करता है। ओके, और सिर्फ उसकी ही फ्रीडम की बात करता है और उसकी ही ऑटोनॉमी की बात करता है। ओके, अब देखिए, ये जो ये जो अल्पसंख्यकों की बात करने वाले थिंकर हैं मल्टीकल्चरलिस्ट, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो किसी भी नेशन में उसका अपनी संस्कृति होती है और अपना समुदाय होता है जो कि उस नेशन से जुड़ा हुआ होता है और उनसे ना अलग नहीं होता है। ठीक, अलग नहीं होता है, इसलिए किसी भी नेशन को उनके भी कल्चर और उनके भी राइट्स के बारे में सोचना चाहिए। ओके, अब क्या कह रहे हैं मल्टीकल्चरलिस्ट? देखिए, ये कह रहे हैं कि राज्य द्वारा निर्मित विधियों पर संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप में पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जब बहुसंस्कृतिवादी ये बोल रहे हैं कि जो नेशन या स्टेट
अगर कोई लॉ बनाता है तो उसके ऊपर उस नेशन के कल्चर का बहुत इम्पेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर साथ में ये भी कहते हैं कि किसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ मेजॉरिटी जो वर्ग है सोसाइटी में, उनके कल्चर का इम्पैक्ट किसी भी लॉ पर दिखाई देता है। ओके, लेकिन जो माइनॉरिटी क्लास है उसके कल्चर, उसकी संस्कृति को इग्नोर किया जाता है। और इसलिए जो अल्पसंख्यक थिंकर्स हैं, यहीं पर देखते हैं, इसलिए जो अल्पसंख्यक थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं भाई अल्पसंख्यकों को भी, उनके भी संस्कृति को हमें स्पेशल राइट्स देने की जरूरत है। ठीक, क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं समाज में, बहुसंख्यक हैं, उनकी संस्कृति और जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक, उनकी संस्कृति, इन दोनों की संस्कृति ना आपस में टकरा जाती है। और आपस में जब टकराती है तो इसमें बहुसंख्यकों की जो संस्कृति है वो जीत जाती है और उसी के कहे अनुसार पूरा समाज चलता है। लेकिन जो वहां का माइनॉरिटी क्लास है उसकी अनदेखी कर दी जाती है। इसलिए किसी भी नेशन को क्या करना चाहिए, तो किसी भी नेशन को वहां के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, उनके ट्रेडिशंस की, उनके कल्चरल की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल राइट देना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो मल्टीकल्चरलिस्ट है वो कह रहे हैं कि राष्ट्र और राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी नेशन को क्या करना है, अपनी सोसाइटी के माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों के ही कल्चर को सिक्योरिटी देना चाहिए। ठीक, दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और स्पेशली ये समस्या किस में आती है, स्पेशली ये समस्या, ये प्रॉब्लम आती है माइनॉरिटी क्लास के साथ। इसलिए नेशंस को माइनॉरिटी क्लास के सभी कल्चरल राइट्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट, जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं वो विभेदीकृत नागरिकता की बात करते हैं, डिफरेंशियल सिटीजनशिप की बात करते हैं। ओके, जब यहाँ पर हम डिफरेंशियल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं जैसे बीकू पारेख, विल किमलिका, तो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो अल्पसंख्यक और जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी क्लास है उसमें बहुत अंतर होता है। तो इसलिए आप लोग उनको कहते हैं ना इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल सिटीजनशिप, तो ऐसा नहीं होता है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इनकी नागरिकता में, इनके राइट्स में, इनके इक्वालिटी में, ये जो सभी वैल्यूज है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट देना होगा माइनॉरिटी क्लास को। ओके, और इन माइनॉरिटी क्लास के लिए इन मल्टीकल्चरलिस्ट ने 3 अदर स्पेशल राइट्स की बात की है। ठीक, 3 अदर स्पेशल राइट्स क्या हैं, तो पहला है कल्चरल राइट, क्या, सांस्कृतिक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, यानी जो माइनॉरिटी क्लास है उनके कल्चर को स्पेशली सिक्योर करने का काम जो है वो होना चाहिए नेशन का, राज्य का काम होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा करें। ठीक, अब देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि जो कनाडा है, जो कनाडा है, तो कनाडा में सिखों को पगड़ी, हेलमेट पहनने की छूट, मतलब हेलमेट न पहनने की छूट है। क्यों भाई, क्योंकि वहां के जो गवर्नमेंट है, वहां का जो राष्ट्र है वो सिखों के कल्चरल राइट को मान रहा है। क्यों, क्योंकि हेलमेट पहनने से वो अपनी पगड़ी नहीं पहन पाएंगे। ठीक, तो पगड़ी पहनना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि जो पगड़ी है और जो हेलमेट है इन दोनों की क्वालिटी है
काम करने की वो सेम है। पगड़ी एक हेलमेट की तरह काम करती है, तो चाहे सिर्फ पगड़ी पहने या हेलमेट पहने वो उनकी खुद की चॉइस होती है। ठीक, तो इस तरह से कनाडा में वहाँ की जो माइनॉरिटी क्लास है उसकी कल्चर के अधिकार की सिक्योरिटी दी गई है। ओके, नेक्स्ट वो बात करते हैं स्वशासित सरकार का अधिकार, यानी उन्हें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो उनकी बात सुने और उनको रिप्रेजेंट करे। ठीक, थर्ड है कि विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार, यानी उनको पॉलिटिकल राइट्स में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरणीय अधिकार। ठीक, तो जो राइट का कॉन्सेप्ट है वो कई सारे इसके डायमेंशंस है, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एरियाज है। तो इसी में आता है एक इन्वायरमेंटल राइट्स। तो इन्वायरमेंटल राइट्स का क्या मतलब है, तो देखिए जो इन्वायरमेंटल राइट्स हैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन के वजह से आया है। ओके, जब ग्लोबलाइजेशन में एक देश दूसरे देश के पास पहुंचा तब भाई पता चला कि आज का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का इन्वायरमेंट है कि एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट या उसके राइट टू लाइफ पर खतरा है। ठीक, तो इसका मेन रीजन पाया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया है, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए जो पूरा यूरोप है, तो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ और वहां के वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा है। ठीक, तो इन्वायरमेंटल राइट्स का जो मुख्य काम है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है, मूल उद्देश्य है मानव के लिए स्वच्छ पर्यावरण को उपलब्ध कराना। माफ कीजिए, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई क्लास पे। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जो इन्वायरमेंटल राइट है इसका मूल उद्देश्य है मानव के लिए स्वच्छ पर्यावरण, यानी एकदम क्लियर एयर। ठीक है, एयर की बात की जा रही है, पेड़ पौधों की बात की जा रही है, यानी पूरे इन्वायरमेंट की बात की जा रही है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो स्वच्छ पर्यावरण की बात की जाती है पर्यावरणीय अधिकार में, और इसको क्या किया गया है, इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को राइट टू लाइफ के अंदर जोड़ दिया है। ठीक, राइट टू लाइफ के अंदर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जोड़ा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है समकालीन विश्व में अधिकारों की धारणा। ठीक, तो अब कंटेम्प्रेरी वर्ड में अधिकारों का क्या मतलब होता है, क्या कैसे समझा जाता है कंटेम्प्रेरी वर्ड में। ठीक, तो सबसे पहले इसमें एक थिंकर आते हैं रोनाल्ड डॉर्किन। यहाँ पे ये रोनाल्ड डॉर्किन है और ये अपनी बुक लिखते हैं टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977 में। ओके, और इसमें वो एथिकल राइट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, एथिकल राइट्स की ये बात करते हैं। और इसमें वो क्या कहते हैं, बेसिकली ये ना इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि समाज में जो भी रिसोर्सेज हैं, सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर देना चाहिए। और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक ह्यूमन बीइंग या हर एक इंडिविजुअल का राइट होता है। ठीक, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लेकिन ये ना बुजुर्ग वर्ग, जो ओल्ड पीपल हैं सोसाइटी में, उनके लिए पेंशन योजना की बात करते हैं, यानी उनकी स्पेशल देखभाल बुजुर्ग वर्ग का अधिकार है। ठीक,
तो इसके लिए पेंशन योजना होनी चाहिए जो कि राज्य द्वारा चलाई जाएगी। ठीक, अब जो रोनाल्ड डवर्किन है उनकी अदर बुक्स हैं लॉस एम्पायर, ये लिख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, और थिंकर्स के बुक्स और उनका ईयर जरूर 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 याद कीजिए, एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और थिंकर्स ने कौन कौन से स्पेशल वर्ड्स या कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए इनकी एक और बुक है सोवरेन वर्चू। सोवरेन वर्चू भी इनकी बुक है और ये वो लिखते हैं 2000 में, 2000 में सोवरेन वर्चू बुक लिखते हैं और लॉस एम्पायर लिखते हैं 1986 में। ओके, सो ये था रोनाल्ड डवर्किन के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रोनाल्ड डवर्किन जो है वो कहते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग या हर एक इंडिविजुअल के साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए। तभी वो कह रहे हैं ना कि इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। ये उनके साथ जस्टिस भी है, ये उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी है, और ये उनका राइट भी बनता है। ठीक, यानी हर एक इंडिविजुअल की गरिमा का सम्मान होना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये इनका एक इंडिविजुअल का राइट बनता है। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। तो जो मानव अधिकार की परिभाषा है ये देख लेते हैं, और जो यूएनएचआरसी है उसने क्या परिभाषा दी है मानव अधिकारों की वो भी जानेंगे। ठीक, तो देखिए मानव अधिकार क्या है। तो ये कह रहे हैं कि मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको मानव अधिकार कहते हैं। ठीक, यानी एज अ ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में जिन राइट्स को दिया जाता है एक ह्यूमन बीइंग को, उसे मानव अधिकार कहा जाता है। और इसका मूल जो बेस है, जो बेसिक बेस है वो है व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना। ठीक, यानी जो अधिकार है उसका मूल उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना। ठीक, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि मानव को जाति, लिंग, संपत्ति और राष्ट्र राज्य के आधार पर नहीं बल्कि मानव को मानव होने के आधार पर अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक, तो अभी तक जिन अधिकारों की हम बात कर रहे थे वो सिर्फ एक नेशन या एक स्टेट तक लिमिटेड थे, लेकिन जहां पर मानव अधिकार की बात आती है, ठीक, तो वो जो मानव अधिकार का कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है या फिर जो वैल्यू है, वो सिर्फ एक नेशन या एक ह्यूमन बीइंग तक नहीं सीमित रहता, नहीं लिमिटेड है, बल्कि जो ह्यूमन राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबल लेवल पर है। ठीक, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अधिकार किसी स्पेशल नेशन वाले यानी सिर्फ इंडिया वाले को मिलेगा या फिर सिर्फ म्यांमार वाले को मिलेगा या सिर्फ अमेरिका वाले को मिलेगा। नहीं, ह्यूमन राइट्स सबको मिलता है, चाहे रिफ्यूजी हो चाहे वो किसी देश का सिटीजन हो। ठीक, तो ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि उसके पास ह्यूमन राइट्स हो। ठीक, समझ आया ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट। देन देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 10 दिसंबर 1948 को यानी 10 दिसंबर 1948 को ग्लोबल लेवल पर मानव अधिकारों की घोषणा की थी। ओके, तो अब यहाँ पर बेसिक देख लेते हैं मानव अधिकारों का क्या अर्थ होता है। तो इसका भाई एक ही अर्थ है, क्या है कि मानव अधिकार से आशय है व्यक्ति के उन नैतिक अधिकारों से जो व्यक्ति के होने के नाते उसे प्राप्त होते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग उसको मिलते हैं, वही उसका मानव अधिकार है। इसमें क्या है, एक तो राइट टू लाइफ ले सकते हैं हम, फ्रीडम ले सकते हैं, इक्वालिटी ले सकते हैं, जस्टिस ले सकते हैं, और हम लोग गरिमा की रक्षा ले सकते हैं। ठीक, तो ये सभी जो अधिकार हैं वो एक व्यक्ति को
व्यक्ति होने के नाते मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मैकफ्लेन है और इन्होंने ह्यूमन राइट्स को कई भागों में या कई तरह से डिफाइन करने की कोशिश करी है। ठीक, 6 तरह से उन्होंने ह्यूमन राइट को डिफाइन किया है। तो देखिए क्या है, पहला वो कह रहे हैं कि जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, वो स्वतंत्र व्यक्ति, मानव गरिमा और व्यक्ति के चयन में विश्वास करता है। ठीक, यानी इसका मतलब है जो ह्यूमन राइट है वो ऐसे ह्यूमन को ट्रीट करता है या ऐसे इंडिविजुअल की कल्पना करता है जिस इंडिविजुअल के गरिमा की भी रक्षा हो, उसके चयन की भी स्वतंत्रता प्राप्त हो और उसे स्वतंत्र छोड़ा जाए। ठीक, फिर ये कह रहे हैं कि यह अधिकार सर्वोच्च होते हैं क्योंकि इनके उल्लंघन का आशय है न्याय का उल्लंघन। ओके, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइबल होते हैं और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी अगर इसका उल्लंघन करने की कोशिश भी की जाती है ना, तो माना जाता है कि जस्टिस का उल्लंघन कर रहे हैं आप, यानी आप लोग किसी व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण बिहेव नहीं कर रहे। ओके, थर्ड ये कह रहे हैं कि ये अधिकार व्यवहारिक है। ठीक, ये बिहेव में भी है क्योंकि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसको संविधान या कानून बनाकर पारित करता है। ठीक, तो ये एक तरीके से बाध्यकारी होते हैं और ये एकदम सार्वभौमिक होते हैं। ये नहीं है कि एक देश में है और एक देश में नहीं है, ये एकदम सार्वभौमिक होते हैं और ये ह्यूमन बीइंग पर इक्वली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एक डिबेट आ गया है। क्या डिबेट है भाई, कि जो मानव अधिकार है वो सार्वभौमिक है या सापेक्ष है। यानी जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग थिंकर्स ने जो ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट दिया है, वो इक्वली सब पर इम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर स्पेशली किसी एक नेशन में या फिर किसी एक जगह पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक, तो अब डिबेट यहाँ पर शुरू होता है कब, तो ये डिबेट होता है 1981 में शुरू, जब अफ्रीकी देशों ने एक घोषणा करी, बंजुला चार्टर। तो बंजुला चार्टर में ये कहा गया कि जो अफ्रीकी पीपल्स के राइट्स हैं वो नॉन अफ्रीकी पीपल के राइट्स से अलग हैं। ठीक, इनके अधिकार कुछ अलग है, हम तो नहीं अपनाएंगे बाहर के मानव अधिकारों को। ठीक, या फिर हम बाहर के मानव अधिकारों की जो बात की जा रही है हम सभी नहीं अपनाएंगे, कुछ अपना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा होता है कि जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया है वो सार्वभौमिक है या सापेक्ष है, यानी लिमिटेड है। ठीक, तो यहाँ पर कहा जा रहा है यही यही लिमिटेड है या फिर सार्वभौमिक है, इसको ही लेकर एक कॉन्सेप्ट आया है और ये एक तरीके से मुद्दा बन जाता है कि क्या पूरे विश्व में मानव अधिकार का एक ही वैल्यू या फिर एक ही मान्यता लागू किया जा सकता है। क्या जो मानव अधिकार के नाम पर कानून बनेगा वो सभी नेशंस पर इक्वली इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक, तो बाद में जो थिंकर्स आते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई नहीं, जो मानव अधिकार का कॉन्सेप्ट है ना वो सभी नेशन में एक जैसा लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट है वो हर एक देश में, हर एक नेशन में, हर एक टाइम पीरियड में अलग अलग है। ठीक, तो इसलिए इसके कई थिंकर्स भी आते हैं। देखिए थिंकर्स हैं कौन कौन है, किशोर मधुबनी जो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने कहा था कि जो मानव अधिकार है वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार माना जाता है, इसलिए मानव अधिकार सार्वभौमिक नहीं है। ओके, और जो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, उनको स्पेशल पर्सपेक्टिव में या स्पेशल कंडीशन में ही लागू की जानी चाहिए। यानी जब मानव अधिकार का कोई कानून बनेगा तो आप लोगों को देखना पड़ेगा
कि जिस नेशन में उसे लागू करने की बात की जा रही है उसको किस हद तक लागू किया जाए। ठीक, हर एक कानून हर एक नेशन में जरूरी नहीं है या हर एक नेशन में लागू नहीं हो सकता है, इसलिए समय और देश काल परिस्थितियों के अनुसार ही ह्यूमन राइट्स लागू किया जा सकता है। ओके, तो आज की क्लास बस इतनी ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें भी मानव अधिकार जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है और हम कल कर लेंगे उसको। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही क्लास के साथ ज्वाइन रहिए और इसी तरीके से क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक, और मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट की, मैंने पॉलिटी के ऊपर क्लास शुरू कर दी है। मैंने फर्स्ट लेक्चर भी ले लिया है और डेली पॉलिटी की क्लास 8 बजे सुबह मॉर्निंग में होती है, तो आप लोग 8 बजे भी क्लास को ज्वाइन कीजिए। और इसके अलावा मैंने सुबह 9 बजे पॉलिटिकल साइंस के लिए PYQs शुरू कर दिए हैं। तो 2 क्लास हो चुकी है और क्लास को वहां भी जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट लगाइए और मेरे साथ जुड़िए और उसमें अपना अपना खुद को टेस्ट कीजिए भाई कि कितना पढ़ा है अभी तक।